नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सेकंड शुरुआत करते हैं। कल हमने किया था प्रैक्टिस सेट 1, उसमें हमने 10 क्वेश्चन देखे थे और उसका सॉल्यूशन देखे थे। तो रीड लेवल 2 के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, साइंस के लिए। और आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। यहाँ पर यह बताया है कि जो प्रकाश विकिरण है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तरंग होता है, प्रकाश कण होता है, तरंग या कण दोनों होता है, या तरंग एवं कण के समान नहीं, या दोनों ही नहीं होता। तो कल मैंने बताया था आपको, वापस एक बार रिपीट करता हूँ। प्रकाश है वो कण भी होता है और तरंग भी होता है। हम इसको ये बोलेंगे कि प्रकाश दोनों प्रकृति दिखाता है, दोनों बिहेवियर शो करता है। प्रकाश यदि पार्टिकल की तरह कर रहा है तो वेव नहीं करेगा, अगर वेव की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो पार्टिकल नहीं करेगा। इसलिए प्रकाश में दोनों बिहेवियर होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल का भी होता है और वेव का भी होता है। और ध्यान देना, सबसे पहले किसने बताया प्रकाश का कणिका सिद्धांत? सबसे पहले किसने दिया? तो ध्यान देना, न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि प्रकाश एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है या गमन करता है। उसके बाद ध्यान देना कि व्याख्या किसने की। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ ले कि प्रकाश एक कण है, प्रकाश का कणीय सिद्धांत की व्याख्या किसने की, तो व्याख्या की थी इसने, आप ध्यान देना, आइंस्टाइन ने। प्रकाश एक कण है बताया सबसे पहले न्यूटन ने, और इसकी व्याख्या की थी आइंस्टाइन ने। और एक बात और ध्यान देना, किसकी मदद से की? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की मदद से। किसका सहारा लिया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की मदद से, की मदद से, प्रकाश विद्युत प्रभाव की मदद से इसने, आइंस्टाइन ने, प्रकाश के कणीय प्रकृति की व्याख्या की। अगर आपको ये पूछ ले कि बताओ प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, इसकी खोज किसने की, तो ध्यान देना, इसकी खोज की है हेनरिक हर्ट्ज ने। ये साइंटिस्ट का नाम आपके बार बार आएगा, हेनरिक हर्ट्ज। तो हेनरिक हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की है, आइंस्टाइन ने इसकी मदद ली है, आइंस्टाइन ने व्याख्या की है। और सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले बताया है न्यूटन ने। यह वो ध्यान है। अब बात करते हैं अपन तरंग की। तो सबसे पहले बताया किसने तरंग? यंग ने। प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश वेव नेचर शो करती है, प्रकाश एक तरंग है, सबसे पहले किसने बताया? यंग ने। किस घटना ने बताया? व्यतिकरण ने। किस एक्सपेरिमेंट ने बताया? तो यह आ जाएगा यंग का द्विछिद्र प्रयोग। यंग का द्विछिद्र प्रयोग, ये आप ध्यान देना। इसके अलावा तरंग सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत बड़ा शानदार क्वेश्चन। तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो तरंग सिद्धांत दिया है हाइगेंस ने। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश सबसे पहले यंग ने बताया, व्यतिकरण की घटना ने बताया, और यंग का द्विछिद्र प्रयोग ने बताया। लेकिन प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। अभी ये पूछ लेते, अगर आपको कई बार इसमें एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश कण भी है, तो कौन कौन सी घटना को हम समझा सकते हैं कणीय प्रकृति से, और कौन कौन सी घटना को हम तरंग प्रकृति से समझा सकते हैं। मतलब ये होता है कि आपको ये बता देगा, चार ऑप्शन देगा और आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा कि निम्न में से किस घटना को प्रकाश के कणीय प्रकृति से समझा सकते हैं, या प्रकाश की कणीय प्रकृति से व्याख्या कर सकते हैं। तीन घटनाएं आपको ध्यान रखना है। पहली बता रहा हूं मैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम कणीय प्रकृति से समझाते हैं। दूसरा है रमन प्रभाव, रमन प्रभाव। और तीसरा इसमें आ जाएगा कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। तो
बच्चों ध्यान देना, 3 घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या हम प्रकाश के कणीय प्रकृति से करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। बाकी जितनी भी घटनाएं हैं सबकी कणीय तरंग प्रकृति से व्याख्या की जाती है। कौन कौन सी है समझ लो एक बार। अपवर्तन, मैं लिख देता हूं, परावर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, और फिर होगा इसमें प्रकीर्णन, फिर होगा ध्रुवण, फिर 7वां होगा व्यतिकरण, और फिर होगा विवर्तन। तो 8 घटनाएं ऐसी है यहाँ पर जो तरंग प्रकृति से समझाते हैं, और बाकी 3 घटनाएं हैं। आपको देखो सब में क्या आ रहा है, प्रभाव आ रहा है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो इनको हम समझाते हैं कणीय प्रकृति से। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, और इस पूरे को बोलते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। चलो ये आप आराम से बता दोगे, ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्शन। प्रकाश है वो किसी चिकने सरफेस से टकराकर वापस लौट रहा है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखो परावर्तन 2 तरह का होता है। जैसे ये है ये अपने है खुरदरी सतह, और ये है चिकनी सतह। चिकनी सतह, जब चिकनी सतह से टकराएगा प्रकाश तो जिस एंगल पे टकराएगा उसी एंगल पे वापस जाएगा। इसे बोलते हैं, जैसे इस ये अगर मान लो 30 डिग्री पे टकराया तो वापस 30 डिग्री पे ही जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अनियमित क्या होगा, या इसको विस्तृत, जैसे जिस एंगल पे टकराया, अगर सतह खुरदरी है तो हो सकता है ये इस पे चला जाए। जैसे ये 30 डिग्री पे टकराया, हो सकता है ये 90 पे चला जाए, 60 पे चला जाए। तो इससे बोलते हैं विस्तृत परावर्तन। ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात, ये अपन नहीं पढ़ते हैं, ध्यान देना, ऐसा होता है लेकिन ये अपन नहीं पढ़ते हैं। अपन क्या पढ़ते हैं, नियमित परावर्तन ही एग्जाम में पढ़ते हैं अपन। तो हमको ध्यान क्या रखना है, हमको ये ध्यान देना है I बराबर R। इसका मतलब हमेशा ध्यान देना, परावर्तन में आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना चाहिए कि हमेशा ध्यान रखना कि आपतन कोण है, चाहे परावर्तन कोण है, चाहे अपवर्तन कोण है, ये जितने भी एंगल होते हैं वो सब अभिलंब से लिए जाते हैं। देखो अपन मेजर कहाँ से कर रहे हैं, अभिलंब से कर रहे हैं। देखो यहाँ से अभिलंब से मेजर कर रहे हैं। तो आप नोट करके ध्यान देना कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण, तीनों अभिलंब से मेजर होंगे, अभिलंब से लिए जाएंगे, अभिलंब से लिए जाएंगे। ये आपको ध्यान देना, या अभिलंब से मेजर होंगे। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको ये बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर मैं कल वाले वीडियो में ये बता दूंगा, आप बस इसको सोच के बताना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा परावर्तन में क्या डिफरेंस है, परावर्तन में क्या अंतर है। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा परावर्तन में डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में भी परावर्तन हो रहा है और
तो सिंपल परावर्तन में परावर्तन हो ही रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और ये परावर्तन है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आंसर परावर्तन। प्रकाश की ध्रुवण की घटना से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, ये मैंने बता दिया था आपको कल। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ध्यान देना कि प्रकाश की ध्रुवण की घटना ये बताती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्यान देना ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, इसलिए प्रकाश में ध्रुवण होगा और ध्वनि में ध्रुवण नहीं होगा। और ध्रुवण होता क्या है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लो एक बार। ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण होता है कि प्रकाश के कंपन के तलों को, या प्रकाश के कंपन को, ये लिख लो, प्रकाश के कंपन को एक ही तल में सीमित करते हैं, सीमित करते हैं मतलब लिमिट कर देते हैं। प्रकाश को अपन कर देते हैं, जैसे पर ये जो प्रकाश जा रहा है इसके कंपन होंगे, वो ऐसे भी होंगे, इधर भी होंगे, सभी दिशाओं में होते हैं। इसे बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, इसे कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। और इसकी तीव्रता क्या होती है? इसकी तीव्रता होती है ज़्यादा। हम क्या करते हैं, हम एक बीच में ऐसा क्रिस्टल लगाते हैं जिसको बोलते हैं पोलेराइड, पोलेराइड क्रिस्टल। इस पोलराइड क्रिस्टल से क्या होता है, जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश के कंपन क्या होते हैं, एक ही तल में हो जाते हैं, और इसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश होने से हमको क्या बेनिफिट हुआ? इसकी तीव्रता क्या हो गई? प्रकाश की तीव्रता कम हो गई, प्रकाश की इंटेंसिटी कम हो गई। इसलिए ध्रुवण की घटना का उपयोग कहाँ पे आता है? इसका उदाहरण क्या है ध्रुवण की घटना का? जहाँ पर भी हमको इंटेंसिटी कम करना होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए धूप के चश्मे। धूप के चश्मे में क्या होता है, ये ध्रुवण की घटना होती है, पोलराइड ग्लास लगे होते हैं, ये चश्मा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये पोलराइड ग्लास है, ये पोलराइड ग्लास। जैसे यहाँ से प्रकाश आएगा, प्रकाश के कंपन सभी दिशाओं में होंगे ऐसे, और इधर से अपनी आंखों में आएगा तो वो एक ही कंपन होंगे ऐसे, तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमको आंखों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने में उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? देखो इसके अलग अलग है, इसमें आपको ध्यान देना। सबसे पहले ये फैक्चुअल डाटा है, ध्यान देना कि ये रियल में होता है। 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड से एनर्जी देता है। पहला मेरा क्वेश्चन है कि सूर्य एनर्जी किस अभिक्रिया के तहत देता है? तो ध्यान देना, ये देता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में ऊर्जा का सोर्स क्या है, कौन सी प्रोसेस होती है सूर्य के अंदर? नाभिकीय संलयन होता है। इसमें होता क्या है, इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाता है, ठीक है ना, हीलियम बनता है, और क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, और एक इसमें हीलियम बन जाएगा। देखो एक तो हीलियम एटम बन गया, और एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम एटम बनाता है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है इसके अंदर, सूर्य के अंदर। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये नाभिकीय संलयन हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ अपने को पता है कि E बराबर क्या होता है, mc²। यहाँ पे E कितना दे रखा है अपने को? E दे रखा है 4 × 10⁻26 जूल से पर सेकंड से हो रहा है, ठीक है ना। अपन पर सेकंड लास्ट में ले लें, कोई दिक्कत नहीं। m हमको बताना है कि द्रव्यमान किससे होगा। C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻26। ये अपने को मास निकालना है, तो गुणा 9 × 10⁻, ये 16 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अपन अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। तो मैं 9 को एक बार यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ताकि अगर मैं 10 अगर करता हूँ तो ये 10 की पावर क्या हो जाती है, 17 हो जाती है।
और ये क्या है, ये 4 × 10⁻26 है। अगर इसको मैं कैंसिल करूँगा तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 9। तो m अपने पास क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻9। अपने को पता है कि पर सेकंड दे रखा है, kg/सेकंड से ये हो जाएगा आंसर इसका आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बताने की मैंने कोशिश की है। तो आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आपके आए भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि सूर्य में एनर्जी होती है और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में होती है। संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ के हीलियम एटम बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और ध्यान देना, जो नाभिकीय संलयन से हमको ऊर्जा मिलती है उसमें प्रदूषण बहुत ही कम होता है, पॉल्यूशन बहुत कम होता है। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्लीन एनर्जी, इसको बोलते हैं फ्यूचर एनर्जी, क्योंकि फ्यूचर में हमको इस ओर जाना ही पड़ेगा। एक मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है अपने को, एनर्जी क्लीन भी होती है और आगे भी हमको मतलब अच्छी है, पोल्यूशन कम होता है, एनर्जी भी ज़्यादा है। लेकिन अपन नाभिकीय विखंडन अधिक यूज में क्यों करते हैं, नाभिकीय भट्टी है उसमें अपन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्यों यूज में करते हैं, नाभिकीय संलयन प्रोसेस क्यों उपयोग में नहीं लाते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। और इसका आंसर होता है, ध्यान देना, नाभिकीय विखंडन होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और नाभिकीय संलयन को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा रीजन है, इसको हम नाभिकीय संलयन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और नाभिकीय विखंडन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हम अधिक उपयोग में नहीं लाते। नेक्स्ट देखो एक बार, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था, तो ये ध्यान देना, इससे फैक्चुअल है रोमर। रोमर ने प्रकाश का वेग किया था। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये होता है निर्वात में। किसमें होता है, निर्वात। जैसे जैसे अपन माध्यम में जाएंगे, जैसे वायु में जाओगे आप, तो हो जाएगा 2.96 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो वायु में गए तो प्रकाश का वेग घट गया, लेकिन लगभग ये 3 के बराबर से अपने लगभग इसको हम बराबरी ले लेते हैं। इसलिए वायु और निर्वात में अपन लगभग इसको निर्वात के बराबर ही ले लेते हैं। बाकी ध्यान देना, एक्चुअली में वायु में क्या होता है, 2.96 × 10⁸ मीटर/सेकंड। जल में जाएगा तो प्रकाश का वेग घटेगा। जैसे जैसे माध्यम होगा, आप तो बस ये ध्यान देना कि ये प्रकाश है, ये वायु है और ये जल है। मैं दूसरी कंडीशन ले रहा हूँ, ये वायु है और ये मान लो शहद है। और प्रकाश ऐसे, प्रकाश ये आ रहा है, ये प्रकाश आया और ये कौन सी घटना हो गई, ये हो गई अपवर्तन की घटना। ठीक है ना, ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनी, आप समझ जाए। ये प्रकाश आ रहा है। तो मेरे को ये बताओ, पहली कंडीशन में प्रकाश का वेग घटेगा या दूसरी कंडीशन में, किस में ज़्यादा घटेगा? तो ध्यान देना, प्रकाश वायु से जल में आएगा तब भी वेग घटेगा, प्रकाश वायु से शहद में आएगा तब भी वेग घटेगा, लेकिन ज़्यादा किस में घटेगा, ज़्यादा शहद में घटेगा। ध्यान देना, माध्यम जितना सघन होगा, जितना गाढ़ा होगा, जितना सघन होगा, उतना ही प्रकाश का वेग घटेगा। तो माध्यम सघन किस में है, तो ये सघन ज़्यादा है और ये सघन कम है। देखो ना, आप कंपैरिजन करो, जल और शहद में शहद ज़्यादा सघन है और जल कम सघन है, इसलिए प्रकाश का वेग शहद में कम हो जाएगा, तो जल में कम होगा, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसमें ज़्यादा घटेगा। चलो आगे मैं बताता हूँ इसको थोड़ा और अपन। इस देखो, अपवर्तन के जब क्वेश्चन आएंगे प्रकाश के वेग से, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करता रहूँगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, देखो ये आ गया ना। आपको क्या ध्यान रखना है, देखो एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसका बेसिक। एक होता है कि अपवर्तनांक, देखो ये कोई माध्यम है, ये ना कोई भी माध्यम होगा, कुछ भी माध्यम है, ये अपने पास पड़ा है। इस माध्यम की बात करते हैं अपन सघनता। माध्यम जितना सघन होगा, देखो माध्यम जितना सघन होगा, इसका अपवर्तनांक उतना ही
अधिक होगा। ये बात समझ में आ गया। अपूर्णांक क्या बताता है? माध्यम का अपूर्णांक ये बताता है कि माध्यम कितना सघन है। माध्यम जितना सघन होगा अपूर्णांक उतना ही ज्यादा होगा, और अपूर्णांक अगर ज्यादा होगा तो प्रकाश का वेग उतना ही क्या होगा? कम होगा। ये बात समझ में आ गई आपको कि माध्यम जितना सघन होगा अपूर्णांक उतना ही सघन होगा, सॉरी अपूर्णांक उतना ही ज्यादा होगा, प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। तो देखो मतलब अपने को क्या, हीरा, पानी, निर्वात और हाइड्रोजन, इन सब में माध्यम, कौन सा माध्यम सबसे सघन है? निर्वात। इसमें माध्यम ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, जीरो माध्यम। इसका मतलब प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा? निर्वात में। अगर आपको बोले कि हीरे में और पानी में, अगर आपको बोल दे कि पानी किस में ज़्यादा होगा, तो ध्यान देना प्रकाश का वेग पानी में ज़्यादा होगा हीरे के कंपेरिजन में। अगर आपको बोल दे कि प्रकाश कम अपूर्णांक, अपूर्णांक को बोलते हैं म्यू, है ना, कम अपूर्णांक वाले से अधिक अपूर्णांक वाले में जा रहा है, कम अपूर्णांक वाले माध्यम से अधिक अपूर्णांक वाले माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश का वेग क्या होगा? प्रकाश का वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा? घटेगा। देखो अपूर्णांक बढ़ा है, सघनता बढ़े तो वेग घटेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, माध्यम के तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, लेकिन आपको इसको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है और इसका आंसर थोड़ा सा इस एग्जाम वालों ने जो दिया है वो दिया है वैसा ही रहता है, वैसी रहती है। उन्होंने थोड़ा सा ये सोचा होगा कि माध्यम का ताप, मान लो कि वायु है, वहाँ पर तापमान बढ़ाया होगा और यहाँ माध्यम दे दिया ना, और उन्होंने सोचा कि प्रकाश का वेग तो कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा वेग बढ़ेगा मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन एग्जाम में इसको सही मान रखा है। इसलिए अगर ये ऑप्शन नहीं होता है तो आप मतलब इस ऑप्शन को सही करोगे, क्योंकि इस तरह के मतलब क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन में कर देते हैं, ताकि एग्जाम वाले कई बार हो सकता है गलत भी हो। होता क्या है समझना एक बार। यदि माध्यम का तापमान बढ़ाओगे, माध्यम का तापमान बढ़ाओगे तो ध्यान देना सघनता क्या होगी? हमको पता है कम होती है, और सघनता कम होती है तो अपूर्णांक क्या होता है? कम होता है, और अपूर्णांक कम होता है तो वेग क्या होता है? बढ़ता है। देखो एक बार कंपैरिजन करना, तापमान बढ़ाओगे सघनता बढ़ेगी, सघनता सॉरी कम होगी, सॉरी मैंने क्या लिख दिया वापस, हाँ सही है, तापमान बढ़ाओगे तो सघनता कम होगी, मतलब विरलता बढ़ेगी। इसमें ऐसा लिख लो, तापमान बढ़ाओगे सघनता कम होगी और विरलता बढ़ेगी। अपूर्णांक क्या होगा? सघनता कम होगी तो अपूर्णांक कम होगा, और अपूर्णांक कम होगा तो वेग बढ़ेगा। तो इसमें ये आ जाएगा ऑप्शन। मान लो कि अगर आप, पेपर वालों ने इसको सही मान रखा है, क्यों मान रखा है वो अब नहीं बताएंगे। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल में से कम होती है, मतलब किस, सॉरी क्रम में होती है, किस क्रम में होती है, सीक्वेंस बतानी है आपको, तो आप बता दोगे आराम से। मैंने इतना आपको बता दिया, अब बस आप सघन देखते रहो। जल, कांच और हीरे में सघन कौन सा है? हीरा। और उसके बाद में जो हीरा है तो हीरे में सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है ना। बस ये ध्यान देना, जो जितना सघन होगा प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर हीरा सबसे सघन है तो प्रकाश का वेग सबसे कम इसमें होगा। जल विरल है ना, तो जल में ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा। बस सघन और विरल आपको ध्यान रखना है। एक बात और बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपको 2 डायग्राम दे रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मैंने आपको डायग्राम दी। देखो एक तो देखो जब अपवर्तन होता है तो ये सीधी नहीं निकल के ये मुड़ जाती है थोड़ी सी, और एक ये देखो ये सीधी नहीं निकल के ये मुड़ जाती है ऐसे, ये ऐसे। मैंने आपको 2 डायग्राम दिए हैं, इसमें प्रकाश आया थोड़ा मुड़ा, इसमें प्रकाश आया और बहुत ज़्यादा मुड़ गया। मतलब यहाँ पर अभिलंब से, अभिलंब की तरफ मुड़ा लेकिन कम मुड़ा, यहाँ पे अभिलंब की तरफ मुड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा मुड़ गया। मेरे को आपको ये बताना है, ये है μ1 और ये है μ2, 2 माध्यम है, पहले का अपूर्णांक है μ1 और दूसरे का अपूर्णांक है μ2। आपको ये बताना है कि μ1, आपके मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, μ1 बराबर μ2,
μ1 इज ग्रेटर देन μ2, μ1 इज लेस देन μ2। समझ गए ना, μ1 है अपूर्णांक, पहले माध्यम का अपूर्णांक। देखो इसका ये ना, ये वाले माध्यम का अपूर्णांक है μ1, और यहाँ पर इस वाले माध्यम का अपूर्णांक है μ2। और ऑप्शन डी है μ1 इज नियरली इक्वल टू μ2। तो क्या हो जाएगा, हमको पता है माध्यम जितना सघन होगा, समझना, माध्यम जितना सघन होगा अपूर्णांक उतना ही अधिक होगा, और अपूर्णांक उतना ही अधिक होगा तो प्रकाश की किरण उतनी ही अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। अगर ज्यादा मुड़ रही है ना, समझो एक बार, अगर प्रकाश ज्यादा मुड़ रहा है अभिलंब की तरफ, इसका मतलब अपूर्णांक ज्यादा है, ये समझना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये वायु है, ये जल है, ये वायु है और ये शहद है, ये समझ गए आप। मतलब माध्यम जितना सघन होगा अपूर्णांक उतना ही अधिक होगा, अपूर्णांक उतना ही अधिक होगा तो प्रकाश किरण उतनी ही अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। इसका मतलब आपको इस डायग्राम से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इसमें अगर यहाँ पे ज़्यादा मुड़ रही है, इसका मतलब यहाँ का अपूर्णांक ज़्यादा है, ज़्यादा सघन माध्यम है, तो μ1 यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। चलो नेक्स्ट देखो, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो ध्यान देना, ये 1.3 सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे 1.3 सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो इसके नियर देख लो आप। देखो 8 मिनट नहीं हो सकता, 8 सेकंड नहीं हो, 100 सेकंड नहीं, तो ये 1 सेकंड इसका नियरली आंसर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरे को ये बताओ कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आता है, वो किस प्रोसेस से आता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो ये प्रोसेस कौन सी है, तो ये सूर्य की किरणें होती है, वो यहाँ टकरा के यहाँ से आ रही है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये कौन सा परावर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, परावर्तन। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना, तो यहाँ पर ध्यान देना 8 मिनट, एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं, 8 मिनट 16 सेकेंड। कई बुक्स में आपको 8 मिनट 20 सेकंड ना 20 सेकंड भी मिलेगा, 20 सेकंड भी मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान देना ये अप्रोक्सीमेट है, 20 सेकंड में देता है, 16 सेकंड में, ये एग्जैक्ट है 16 सेकंड। अब यहाँ पर 16 सेकंड भी नहीं दे रखा है, ने आपको 20 सेकंड दे रखा है, तो आपको 8, इसका अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट आपको यहाँ पर ले लेना। तो मैंने आज आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये 10 क्वेश्चन नहीं है आपके, ये आपका एक रिवीजन हो रहा है। आप ये मान के चलो, आपको आंसर में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें कंसेप्ट में, कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हो रहे हैं। आपका रिवीजन हो रहा है, और आपके 10 क्वेश्चन से कम मैं आपको बता रहा हूँ, आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, और आपका मेन है रिवीजन हो रहा है। तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और फिजिक्स है, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट, ये आपको ध्यान देना। ये नहीं कि मैंने 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। तो चलो, ये रेगुलर अपनी सीरीज चलती रहेगी। आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा आता है तो इसको और भी अपन आगे अच्छा जो कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपके रिस्पॉन्स पे ही सब डिपेंड करता है। इसमें टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा मैं नीचे आपको। तो टेलीग्राम लिंक पे क्या होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ध्यान देना। तो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा मैं आपको, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जितना भी मैंने सोल्व करवाया है वो आपको सारा मैटर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।